हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन क्रिया और एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन क्रिया के बारे में समझा था। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिन्हें हम लोग ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन क्रिया भी बोलते हैं। तो ऑक्सी श्वसन यानी कि हम लोग जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होती है, वो ब्रेक डाउन करती है। ठीक है। और अगर हम हमारे अवायवीय श्वसन क्रिया के बारे में बात करें तो वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो सकती है। ठीक है। कमी का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन की मतलब अल्प मात्रा होगी वहाँ पर, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें हमारी अवायवीय श्वसन क्रिया में आती हैं। ठीक है। तो जिसमें हमारा जो एज अ प्रोडक्ट बन रहा था वो लैक्टिक एसिड और हमारा एथिल अल्कोहल बन रहा था। ये चीज़ें तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इंक्लूड। ठीक है। तो उन ऑर्गन्स के बारे में यानी अंगों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। आज हम लोग देख लेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हमारे आते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हिंदी में से कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसा होता है हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये है हमारा क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। इसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। ओके। ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे अंदर जो श्वसन तंत्र होता है ना, वो इसी प्रकार का होता है। ठीक है। इस टाइप की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो हमारी बॉडी में दिखाई देती है। ठीक है। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें हम देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, और इसमें हम देखेंगे मानव में श्वसनांग। ठीक है। मानव में श्वसनांग। ठीक है। यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करें। ठीक है। हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये नीचे डायफ्राम होता है। ठीक है। अब इसका वर्क देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट आता है वो तो हमारा क्या होता है? नासिका होती है। ये क्या है? नासिका। ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोज बोलते हैं। नासिका या फिर नोज। अब जो नासिका है जो हमारी क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। ठीक है। हम जानते हैं कि जो नोज होती है हमारे बॉडी के कोई अंदर वाला पार्ट तो है नहीं, है ना। ये हमारा कैसा? एक्सटर्नल है, यानी कि बाह्य अंग होता है, यानी कि ऐसा ऑर्गन है जो कि बाह्य एनवायरनमेंट के साथ वो अटैच है ना। तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, या फिर जो हमारी बाह्य नासिका होती है यानी कि जो एक्सटर्नल, जो बाहर की ओर खुलती है, तो ये क्या करती है? जो हमारी नोज की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, इसको नासिका बोलते हैं। ओके। तो ये क्या करती है? ये हमारी बाहर की ओर खुलती है, यानी एक्सटर्नल ऑर्गन है, और ये हमारी जो वायुमंडल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उससे एयर को अंदर लेती है। ठीक है। तो वायुमंडल से जो एयर आएगी सबसे पहले कहाँ पे आएगी? हमारे नोज में आएगी। देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इसमें हमारे नोज और माउथ दोनों का ही काम होता है, यानी कि एयर को अंदर लेने का काम दोनों का होता है, नोज का भी और माउथ का भी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी नोज है। क्यों नोज है? अब देखो, नासिका के बाद इसमें क्या आती है? एक हमारा पार्ट होता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नासा छिद्र। ठीक है। नासा छिद्र या फिर नॉस्ट्रिल्स। तो इनकी संख्या जो है, कितना नंबर होता है? संख्या कितनी होती है इनकी? ठीक है।
दो होती है, और जो कि कैसे होती है, एक्सटर्नल्स होती है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य होती है। अब ठीक है, यहाँ पर जो नॉस्ट्रल्स यानी कि दो छिद्र होते हैं जिनके द्वारा हम एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो नॉस्ट्रल होती है ना, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। बात समझ में आई? तो एयर को अंदर जाने के लिए जो हमारी नासिका होती है उस पर क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं, ठीक है, और वो बाहर की ओर खुलते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नासा मार्ग में, या फिर नासा द्वार, या फिर नासा द्वार। अब नासा मार्ग या फिर नासा द्वार जो है ये यहां पर होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा यहां पे होता है नासा मार्ग, ठीक है, नासा मार्ग। तो नासा मार्ग या फिर नासा द्वार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं नाजल पैसेज, नेजल पैसेज, ठीक है। तो नासा द्वार या फिर जो नासा मार्ग होता है, इसमें हमारे क्या होते हैं, कई सारे हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हेयर्स होते हैं, देखो इनमें नंबर, मैं इसको इनकी नंबरिंग कर देती हूँ, ये हमारा पहला पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग किस पे, नासिका पर ही है, नोज पे ही है। तो जो नासा मार्ग या फिर नासा द्वार होता है, नासा पैसेज, इस पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं कई सारे, जो ये काम करते हैं किसका, फिल्टर का, ठीक है। छोटे छोटे कई सारे बाल होते हैं, रोम होते हैं हमारे नाक के अंदर, ठीक है, जो कि फिल्टर का काम करते हैं। अब फिल्टर क्यों, क्योंकि देखो जब हम एयर को अंदर लेंगे, जब कोई भी हवा हमारे अंदर जाएगी नोज के थ्रू, तो उसमें कई सारे धूल कण होंगे, मिट्टी के कण होंगे, ठीक है, कई सारे ऐसे पदार्थ होंगे जो कि हमें अंदर, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे उनको हार्म कर सकती हैं, है ना, हार्म तो करेंगी, अगर वो नुकसानदायक तो है। तो वो क्या करते हैं, जो धूल कण होते हैं, यानी कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह, धूल की, मिट्टी वगैरह के कंकड़, तो ये इन सब चीज़ों को क्या करेगी, जो भी धूल वगैरह होगी, जो भी डस्ट होगी, उसको रोकने का काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कण होते हैं, धूल कण, ठीक है, इनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ लेकिन पूरा, तो उसको नोट करते जाना, ठीक है। रोकने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने अभी नोज को समझ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नासा गुहा के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, हम लोग इसको रफ कर देंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, देखो ये तो हमारा फेरिंग्स वाला भाग है, लेकिन यहीं पर हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पे पीछे की ओर थोड़ा, ठीक है, जो हमारी ग्रसनी होती है ना, ग्रसनी के बारे में तुम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। ग्रसनी क्या होती है, जो फेरिंग्स होती है, ये दोनों को डिवाइड कर देती है अलग अलग, ठीक है। यानी कि जो हमारी फूड पाइप होती है, यानी कि ऑइसोफेकस, और जो हमारा ट्रैकिया होता है, यानी कि श्वासन नली होती है, इन दोनों को ही डिवाइड करने, इन दोनों को ही अलग करने का काम करती है, ठीक है, सेपरेट करने का काम करता है कौन, फेरिंग्स, ठीक है। तो ग्रसनी के पीछे की ओर उपस्थित होता है क्या, नासा गुहा। नासा गुहा से कहते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी, नासा गुहा। अब नासा गुहा क्या होती है, इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि म्यूकस का निर्माण करेंगी, म्यूकस को स्त्रावित करेंगी। म्यूकस क्या होती है, श्लेष्मा होती है ना। तो म्यूकस जो है, सॉरी, तो यहाँ पर जो नासा गुहा को हम लोग समझ रहे थे, नासा गुहा, ठीक है, नासा गुहा जिसे हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। अब जो नेजल कैविटी है ये क्या करती है, म्यूकस बनाती है, म्यूकस, ठीक है, यानी कि श्लेष्मा। इसकी जो ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो नाजल कैविटी की जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं नासा गुहा की, वो क्या करती है, म्यूकस बनाती हैं, ठीक है। म्यूकस बनाती है, इसलिए बनाती है क्योंकि कोई भी धूलकण अगर हमारे अंदर चला भी गया है, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ जो हेड्स थे उन्होंने उसे नहीं रोक पाया और वो अंदर चले गए, है ना, तो वो क्या करती है, जो हमारी नेजल कैविटी है, यहाँ पर क्या है, श्लेष्मा है, यानी कि म्यूकस बनाती है। तो उस म्यूकस के थ्रू वो जो धूलकण होते हैं, वो जो मतलब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉडी से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, ठीक है, थ्रू म्यूकस। तो म्यूकस के साथ जो धूलकण होते हैं वो मिक्स होकर के हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं थ्रू स्नीजिंग, ठीक है, जो छींक वगैरह होती है ना, उसके थ्रू हमारे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना हमारे अंदर जो चले जाते हैं, वो उस म्यूकस के साथ मिलकर के बाहर आ जाएंगे बॉडी से, ठीक है। तो म्यूकस का निर्माण करती है, ठीक है, श्लेष्मा का निर्माण
करना, ठीक है, जो हमारी नासा गुहा होती है। साथ ही साथ अब देखो नासा गुहा जो है, अब यहाँ पर जो जब तक एयर यहाँ पर आ जाती है, जब नासा गुहा, जब हमारी नासिका, जो हमारे नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग से फिर नासा गुहा में जब जो एयर होती है, जो हवा होती है, जब वो जाती है तो उसको किया जाता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली गर्म, ठीक है। देखो ये चीज़ तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दोनों चीज़ों में महसूस हम क्या करते हैं, देखना प्रैक्टिकली हम लोग ये तो जानते हैं कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पर हम चाहे नोज के थ्रू एयर को अंदर लेते हैं या फिर माउथ के थ्रू अंदर लेंगे, तो उस टाइम पर हम लोग जो एयर लेते हैं ना वो एक्चुअल में थोड़ी ठंडी होती है ना, ठंडी होती है। लेकिन अगर हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम उस सांस को बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो उस टाइम पर वो कैसे होती है, गर्म होती है, ठीक है। गर्म क्यों होती है, इसलिए होती है कि नासा गुहा पे जब एयर पहुंचती है, जब वो हवा जाती है, तो उस टाइम पर उसे बॉडी के अकॉर्डिंगली, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंगली, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, यानी कि वो बॉडी के अकॉर्डिंगली, यानी बॉडी से मैच कर सके, ठीक है। तो इसलिए उस एयर को यहाँ पर ही, यानी कि जो हमारे नासा गुहा होती है ना, यहाँ पे एयर को, यानी कि वायु को शारीरिक तापमान के अनुसार गर्म किया जाता है तथा मॉइस्ट किया जाता है। मॉइस्ट यानी कि नमी उसमें डाली जाती है, ठीक है, नम किया जाता है या फिर नमी उत्पन्न की जाती है, ठीक है। उस एयर को, उस वायु को थोड़ा सा नम बनाया जाता है, मॉइस्ट उसमें किया जाता है, उसको उसमें मतलब मॉइस्ट उसको किया जाता है, उसको थोड़ा नम किया जाता है और साथ ही साथ उसको गर्म किया जाता है। अब इतना भी गर्म नहीं किया जाता, बस इतना कि वो बॉडी के थोड़ा सा, ठीक है, उससे संबंधित हो सके। समझ में आया। तो ये नासा गुहा के बारे में था। नेजल कैविटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारा होता है फेरिंग्स, जो कि डिवाइड कर देता है। यहाँ पर देखो ये जो फेरिंग्स है ना, यहाँ पर देखो हमारी जो ऑइसोफेगस है, ये हमारी ऑइसोफेगस है, तो हमारी पीछे की तरफ होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑइसोफेगस है, ये माउथ है और ये हमारी नोज वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो हमारा फेरिंग्स होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या करती है, जो ग्रसनी होती है ना, ये इन दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है, विभाजित कर देती है। तो ग्रसनी वाला भाग वह भाग होता है जहां पर ऑइसोफेगस अलग हो जाती है और जो श्वसन नली है वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फेरिंग्स के बारे में बात कर ली। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडम्स एप्पल या फिर लैरिंक्स के बारे में। अब लैरिंक्स क्या होता है, इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसे जल्दी से नोट करो, ठीक है। ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है लैरिंक्स, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कंठ, इसे हम क्या बोलते हैं, कंठ, ठीक। लैरिंक्स या फिर इसे कंठ बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स, और या फिर इसे बोला जाता है एडम्स एप्पल इन मैन। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कंठ के बारे में, यानी कि लैरिंक्स के बारे में। कहाँ पर है लैरिंक्स, यहाँ पर होता है लैरिंक्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद होता है लैरिंक्स, इसको हिंदी में लिख दो, ठीक है, कंठ। अब कंठ क्या होता है, इसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एक बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्यों, अब ये इसका काम क्या होता है, देखो ग्रसनी के बाद हमारा साउंड बॉक्स होता है। देखो जो हम जितनी भी चीजें बोलते हैं, जो भी शब्द बोलेंगे, उसमें वायु का प्रयोग तो होता ही है ना, यानी कि हम वायु यानी कि एयर का यूज तो करते ही हैं, तो ये हमारे श्वसन मार्ग में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो हमारा साउंड बॉक्स होता है ना, ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, जो भी हमारी आवाज़ होती है, वो सभी हमारी कहाँ से आती है, साउंड बॉक्स से या फिर हमारे लैरिंक्स से, ठीक है। लैरिंक्स इसको बोला जाता है, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल इसके उपनाम है, ठीक है। तो हमारी जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, वो किससे निकलती है, किसके द्वारा वो बनाई जाती है, हमारे लैरिंक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर इससे छेड़छाड़ करोगे ना, अपने लैरिंक्स से या फिर अपने साउंड बॉक्स से आप छेड़छाड़ करोगे, तो आपकी वॉइस जो है पक्का बिगड़ेगी, ठीक है। तो उसमें चेंजेस जरूर आएंगे, वॉइस में चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि वॉइस यानी कि जो आवाज़ होती है, जो भी ध्वनि होती है,
ठीक है, वो सभी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लैरिंग्स कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, इसके द्वारा आवाज यानी कि वॉइस का निर्धारण होता है। ओके, तो ये हमारा लैरिंग्स था। कंठ के बाद आप लोग आ जाओ अब सीधा श्वसन नली, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो ये लंबी सी होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं श्वसन नली के बारे में। ठीक है, ये हमारी होती है श्वसन नली या फिर श्वास नली इसको बोलते हैं, श्वास नली। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। देखो यहाँ पर लिख देते हैं। श्वास नली के बारे में समझ लेते हैं। श्वास नली या फिर इसे बोला जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, अब ट्रैकिया जो है ये क्या होती है, लंबी सी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम लोगों ने ऑइसोफेगस में देखा था, यानी फूड पाइप जो था ना हमारा, बिल्कुल वैसा ही है। जो हमारी ग्रास नली थी ना, बिल्कुल वैसी है। इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, व्यास इसका होता है। मोटाई अगर हम बात करें, डायमीटर की बात करें, तो ये हमारी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो श्वसन नली होती है ना, इसके ऊपर कई सारे उपास्थि के क्या होते हैं, छल्ले टाइप के लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये छल्ले जैसे सी आकार के छल्ले होते हैं, जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको सहारा देते हैं सीधा रहने में, सीधा खड़ा होने में। इसलिए यहाँ पर उपास्थि के बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं 20 से 25 उपास्थि से निर्मित छल्ले होते हैं, छल्ले होते हैं। और ये कहाँ तक लगे होते हैं, ये हमारे ब्रोंकाई तक लगे होते हैं। ब्रोंकाई क्या है, देखो ये तो हमारी श्वसन नली है लंबी। अब जब श्वसन नली 2 भागों में डिवाइड कर जाती है, क्योंकि लंग्स यानी कि जो फुफ्फुस होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो दोनों साइड भी तो जाएगी, यानी श्वसन नली है उसका दोनों से कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्वसन नली से यानी कि हमारी जाएगी वो श्वसन नली से होती हुई जाएगी। तो श्वसन नली से ये तो है नहीं कि जो एयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लंग में तो जाएगी नहीं, दोनों में जाना उसका इंपॉर्टेंट है ना, कि क्योंकि जो श्वसन क्रिया है वो दोनों फेफड़ों के द्वारा होगी। तो इसीलिए जो हमारे श्वसन नली होती है ना, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर दिख रहा होगा ये 2 भागों में डिवाइड हो गई, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो श्वसन नली जब 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी ना, तो उसको हम उन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ब्रोंकाई है। अब देखो यहाँ पर श्वसन नली जो है, इसके बिल्कुल टॉप पर क्या होता है, एक हमारा उपस्थित होता है, किसका, उपास्थि का बना हुआ एक पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। इसके बारे में तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, ये वाला पत्ती जैसी संरचना होती है बिल्कुल श्वसन जो नली होती है ना उसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के वर्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि तो ग्लॉटिस क्या करता है, उस पत्ती जैसी संरचना होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, जो कि खाना श्वसन नली में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना जाए, तो इसीलिए वो उसको ढक देती है। ठीक है, ये काम होता है। अब ये जो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, ठीक है, किससे बनी होती है, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, कार्टिलेज की बनी होती है। तो यहाँ तक समझ में आया, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, हम लोगों ने श्वसन नली तक पढ़ लिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साथ ही साथ हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस को भी समझ लेंगे। वीडियो में मुझे आप लोगों को समझाना है कि इनहेलेशन यानी कि जो अंतर श्वसन होता है और एक्सहेलेशन यानी कि जो बाह्य श्वसन होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे ये प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो कल हम लोग डायफ्राम के बारे में भी साथ में समझ लेंगे और कल ही मैं इस चीज़ को समझा दूंगी। ठीक है, कंप्लीट कर दूंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।